सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस एक आइडिया को समझते हैं जो इंटरनेट को फिर से बनाने का वादा करता है, एथीरियम। तो एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर बिटकॉइन डिजिटल सोना है तो फिर इथीरियम क्या है? ये सवाल ना क्रिप्टो की दुनिया में अक्सर उलझा देता है, और इसका जवाब शायद उससे कहीं ज्यादा मजेदार है जितना लोग सोचते हैं। तो जवाब ये नहीं है कि ये कोई अलग तरह का पैसा है, नहीं, ये तो पूरी तरह से एक अलग ही मशीन है, एक ग्लोबल प्रोग्रामेबल सुपर कंप्यूटर, जिसे वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अब इसे सच में समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी शुरुआत में, और उस दिमाग के पास जिसने इस क्रांतिकारी मशीन की कल्पना की। कहानी शुरू होती है एक वीडियो गेम से। हाँ, सच में, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के एक बुरे अनुभव ने एक नौजवान विटालिक ब्यूटेरिन को सिखाया कि सेंट्रलाइज्ड पावर कितनी खतरनाक हो सकती है। फिर 2011 में उन्हें बिटकॉइन मिला, लेकिन वो उसकी कमियों को भी देख पा रहे थे। और फिर 2013 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने इथेरियम व्हाइट पेपर पब्लिश किया, जिसने दुनिया को एक बहुत बड़े आइडिया से मिलवाया। तो वो कौन सी चीज है जो इस वर्ल्ड कंप्यूटर को चलाती है? वो है एक कमाल का इनोवेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डिजिटल वेंडिंग मशीन हो। आप कुछ इनपुट डालते हैं और वो अपने आप एक आउटपुट दे देती है, सब कुछ कोड में लिखे नियमों के हिसाब से, बिना किसी बिचौलिए की जरूरत के। और यही जो फर्क है ना, यहीं से दोनों की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक तरफ कैलकुलेटर हो और दूसरी तरफ स्मार्टफोन। एक को बनाया गया है एक काम बहुत अच्छे से करने के लिए, जबकि दूसरा अनगिनत संभावनाओं का एक प्लेटफॉर्म है। ये चार्ट देखिए, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। बिटकॉइन बना है डिजिटल सोने के लिए, सुरक्षित और जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। इथीरियम बना है एक वर्ल्ड कंप्यूटर के तौर पर, एक ऐसा बेस जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जा सके। तो सवाल यह है कि इस वर्ल्ड कंप्यूटर ने अब तक बनाया क्या है? इसने एक पूरी की पूरी नई डिजिटल इकोनॉमी खड़ी कर दी है, और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। 64.5 अरब डॉलर। जी हाँ, यह जून 2024 तक इथीरियम के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई इकोसिस्टम में लॉक्ड टोटल वैल्यू। इसका मतलब यह है कि इतना पैसा नेटवर्क पर चल रहे फाइनेंशियल एप्स में लगा हुआ है, और वो भी बिना किसी बैंक के। 69.3 मिलियन डॉलर। ये कीमत थी सिर्फ एक डिजिटल आर्ट पीस की, एक एनएफटी की, जिसे आर्टिस्ट बीपल ने बनाया था। इस एक सेल ने हमेशा के लिए बदल दिया कि लोग डिजिटल आर्ट और ओनरशिप को कैसे देखते हैं। ये जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिके हैं। डीफाई, जो बिना बैंकों के एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है। एनएफटीज, जो आर्ट और कल्चर की दुनिया में डिजिटल ओनरशिप को नया मतलब दे रहे हैं। और डीएओज, जो बिना किसी सीईओ के इंटरनेट पर चलने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन सालों तक इथेरियम की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उसकी पॉपुलैरिटी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, और इससे एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक वक्त था जब इथीरियम नेटवर्क उतनी ही बिजली खा रहा था जितनी कि कई पूरे देश। सोचिए, ये इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, मेन स्ट्रीम में आने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा। और इसका जो सोल्यूशन था वो था द मर्ज। ये सॉफ्टवेयर की दुनिया के सबसे मुश्किल अपग्रेड्स में से एक था। सितंबर 2022 में सालों की प्लानिंग के बाद डेवलपर्स ने चलती हुई गाड़ी का इंजन बदल दिया, वो भी बिना 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोके। ये इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त कमाल था। और इसका नतीजा ये कि द मर्ज ने एथीरियम की एनर्जी की खपत को एक झटके में 99.9% से ज्यादा कम कर दिया। मतलब समझिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग की बिजली की खपत को एक छोटे से बल्ब के बराबर कर दिया गया हो। इसने रातों रात इसकी पूरी एनवायरमेंटल कहानी ही बदल दी। तो एनर्जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब नेटवर्क ने अपनी अगली सबसे बड़ी चुनौती पर ध्यान दिया, स्केलेबिलिटी। मतलब इथीरियम एक ग्लोबल कंप्यूटर कैसे बन सकता है अगर वो 1 सेकंड में सिर्फ कुछ ही ट्रांजैक्शंस कर पाए? इसका जवाब है लेयर 2 सेंट्रिक भविष्य। इसे ऐसे समझिए, इथीरियम की जो मेन चेन है वो एक सुपर सिक्योर सेंट्रल हाईवे की तरह है, और रोज का जो भारी ट्रैफिक है उसे संभालने के लिए तेज और सस्ते साइड हाईवेज यानी लेयर 2 नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इथीरियम का एक बिल्कुल साफ पब्लिक रोड मैप है। द सर्ज, स्कर्ज, वर्ज, पर्ज और स्प्लर्ज, ये सारे स्टेप्स नेटवर्क को तेज, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि ये अरबों यूजर्स को हैंडल कर सके। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, वॉल स्ट्रीट की नजर इस पर पड़ गई है। प्लेटफॉर्म की टेक्निकल तरक्की और रेगुलेशन को लेकर बढ़ती क्लैरिटी ने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस इकोसिस्टम में खींच लिया है, और कुछ एक्सपर्ट्स तो एक सुपर साइकिल की बात भी कर रहे हैं। और इसी वजह से कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, इथेरियम को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अगले दशक का सबसे बड़ा मैक्रो इन्वेस्टमेंट ट्रेड माना जा रहा है। लेकिन हाँ, यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है।
एक तरफ तो एक जबरदस्त वादा है, एक ज्यादा खुले यूजर ओन्ड इंटरनेट की नींव बनने का, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे भी हैं। दूसरे ब्लॉकचेन से तगड़ा कंपटीशन, रेगुलेशंस की अनिश्चितता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बग्स का वो खतरा जो हमेशा बना रहता है। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इथेरियम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक डिजिटल देश है जो हमारी आंखों के सामने बन रहा है, और इसका अगला चैप्टर हमारी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।